Laws of motion. Second law of motion. ये बोला न्यूटन ने. Force is equal to mass into acceleration. ठीक है, बैठ जाओ. अब ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट का मतलब होता है विद टाइम जो चेंज आ रहा है. अगर आप बोलोगे चेंज इन मोमेंटम तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस चेंज. ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब है कि एक इंस्टेंट पे मोमेंटम चेंज हो रहा है. बट ये नहीं बोला ना न्यूटन ने. न्यूटन ने कहा मोमेंटम को चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए. और किसकी वजह से चेंज होगा मोमेंटम? रणदीप. टाइम की वजह से चेंज होगा मोमेंटम. मोमेंटम होता है ये बताओ आप. फॉर्मूला बताओ. मोमेंटम का आरजू मोशन इन अ बॉडी बताता है. और फॉर्मूला क्या है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन. हाँ जी बोलो. क्या नाम है आपका? अमन. बताओ क्या होता है लीनियर मोमेंटम? कबीर क्या होता है मोमेंटम? फॉर्मूला. ये होता है पक्का. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम? और लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम लीनियर मोमेंटम. मोमेंटम लीनियर मोमेंटम एक ही चीज है. ठीक है, मोमेंटम जनरल टर्म है. लीनियर इसलिए लगाया क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है. जब आप इसको
रोटेशनल में पढ़ोगे तब बोलोगे एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इनमें डिफरेंस होता है, पर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम एक ही बात है। वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन एक ही बात है। लीनियर हम लगा देते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए और रोटेशनल के लिए लगा देते हैं आगे एंगुलर। ठीक है, तो मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एनी बॉडी। ठीक है, गुरविंदर कौर, व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया? आवाज आ रही है मेरी? अंशुला, am I audible? इन लोगों की आवाज नहीं आ रही। अंशुला, अब आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है, तो बताओ लॉ ऑफ इनर्शिया डिफाइन करो। मैम जब हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो मैम जो उस पे पार्टिकल्स होते हैं वो वही के वही रह जाते हैं। मैम इस मैम यही है। ठीक है, जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे तो उसके पार्टिकल्स जो है वहीं रह जाते हैं। मैम की जो बॉडी है उस पे फोर्स लगाने की वजह से मैम मैम उसके जो पार्टिकल्स वो जाते हैं, पर जो उसमें दूसरे पार्टिकल्स होते हैं वो वही के वही रह जाते हैं। Tell me law of inertia. ठीक है, इनर्शिया का रीजन क्या है? राहुल कौन है? निश्चल कौन है? इनर्शिया का मतलब मास। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? अपोज टू चेंज इस डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज कर सकते हैं बट अपोज करती है डायरेक्शन चेंज करने से। कल बताया था ना, जब कोई टर्न आता है, शार्प टर्न आता है, तो जिस तरफ को टर्न आया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हमारी बॉडी मूव करती है, यानी हमारी बॉडी डायरेक्शन चेंज करने से मना करती है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? क्या नाम है आपका? विशाल, बताओ। यूनिफॉर्म मोशन, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? फोर्स तो लगेगी। यूनिफॉर्म कैसे? आराम से बोलो। ठीक है, तो इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो अपोज कैसे होगा? मतलब किस तरह की अपोजिशन आएगी वो बताओ मुझे। अगर आपको स्पीड को बढ़ाना है तब क्या होगा? फिर फोर्स बढ़ाने से क्या होगा? वो तो एक्सेलरेशन हो गया सिंपल। स्पीड बढ़ाना, वेलोसिटी बढ़ाना, फोर्स लगाने से वो तो एक्सेलरेशन हो गया सिंपल, है ना? ये तो एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ हो गया। इसमें इनर्शिया कहाँ पे आया?
वो अपोजिशन कैसे दिखेगी हमें? हाँ ये बोलना है तो ठीक है। अगर आपने ये चीज डिफाइन नहीं करी ना कि हमारी बॉडी अपोज कर रही है, ठीक है, जब ब्रेक लगती है हम किस तरफ गिरते हैं? आगे की तरफ, यानी कि जब स्पीड जो है स्लो होगी हम आगे की तरफ मूव करेंगे, स्पीड बढ़ेगी हम पीछे की तरफ मूव करेंगे, तब ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। अगर आप ऐसे बोल रहे हो ना कि आपने फोर्स लगाई और स्पीड बढ़ी, तब तो ये सेकंड लॉ का एग्जांपल हो गया, फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन आ रही है, ठीक है। अब सेकंड लॉ का एक और एग्जांपल बताओ कृष। सेकंड लॉ का बताना है, ये तो इनर्शिया बता रहे हो आप। हाँ ये तो मुझे पता है, एग्जांपल इसका मोमेंटम चेंज हो, ठीक है। शुभंकर फर्स्ट लॉ का एग्जांपल बताओ। ठीक है, और सेकंड लॉ का एक एग्जांपल रमन। फर्स्ट लॉ का बता दो। ठीक है, हिमानी सेकंड लॉ का एग्जांपल बताओ। किस वजह से? स्पंज होता है ना, जैसे स्पंज, ठीक है, स्पंज को अगर आप प्रेस करोगे, ठीक है, तो उसपे क्या होता है, फोर्स जो है उसका टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो रिटर्न में जो फोर्स आती है वो कम आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैम जी एक बार सेकंड लॉ का एग्जांपल बता दोगे? हाँ जी करेंगे सेकंड लॉ का एग्जांपल। ठीक है, सेकंड लॉ कल हमने किया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इससे पहले इक्वेशन ऐसे लिखी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सो यहाँ से हमें रिलेशन देखने को मिल रहा है दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, यानी टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, ठीक है। आप इसी के कल एग्जांपल किए थे हमने कि बॉल को कैच करना है तो जो कैच करने वाला वो अपने हैंड्स को पीछे मूव करेगा। पीछे मूव क्यों करेगा? अगर वो अपने हैंड्स को पीछे मूव कर रहा है तो कैच करने का टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज करेगा तो फोर्स तब तक क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर सॉकेट्स होते हैं व्हीकल्स में लगे हुए, वो क्या करते हैं, जब भी कोई खड्डा वगैरह आ गया रास्ते में तो झटका लगता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैसे, स्प्रिंग ऐसा लगा होता है उनमें। पहले क्या होगा, जब झटका लगेगा वो कंप्रेस होगा, फिर एक्सपैंड होने में उसको टाइम लगेगा, तो टाइम इंक्रीज हो गया, टाइम इंक्रीज हो गया तो जो झटका है, जो फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है कम। इस चेयर में बैठ जाओ। ठीक है, एक तो ये वाले रिलेशन से देख लिया हमने सेकंड लॉ के एग्जांपल, और देखो यहाँ पे ये वाला रिलेशन अगर आप देखो, अगर फोर्स कांस्टेंट हो गई तो मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मास और एक्सेलरेशन यानी मास ज्यादा है तो एक्सेलरेट होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। स्पीड बढ़ाने में टाइम लगता है बॉडी को और स्पीड को कम करने को, समझ गए। अब इसी के बेसिस पे होती है स्पीड लिमिट्स ऑफ व्हीकल्स। जैसे बाइक की स्पीड लिमिट मान लो अगर 45 है, 45 किलोमीटर पर आवर, तो कार की कितनी होगी
50 किलोमीटर पर आवर। कार की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी स्पीड लिमिट एज कंपेयर टू बाइक। क्यों? बाइक का मास कम है, बाइक का मास कम है तो थोड़ी सी फोर्स पे वो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी जल्दी। पर कार का मास क्या है, ज्यादा, तो मास ज्यादा होने की वजह से उसको एक्सेलरेट होने में टाइम लगेगा, तो उसकी स्पीड लिमिट ज्यादा रखी। ठीक है। अब पर ट्रक के केस में क्या होता है, ट्रक की स्पीड लिमिट इन दोनों से कम होती है। क्यों? मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम। तो फिर उल्टा है यहाँ पे, तो उसका मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, तो उसकी स्पीड लिमिट ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, रोकने के लिए टाइम चाहिए। अगर आप उसकी एक्सेलरेशन बढ़ा दोगे तो डीएक्सेलेट होने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, ब्रेक लगाने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। उस मास को रोकने के लिए उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा ना, तो उसको रोकने के लिए भी हमें क्या चाहिए, उतनी ही टाइम और उतना ही फोर्स चाहिए। जब ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई होगी तब उतना ही इनर्शिया उस पे एक्ट करेगा, इतना ज्यादा मास होने की वजह से। अब अगर वो ज्यादा स्पीड में है तो जब वो सडन ब्रेक लगाएगा तो ज्यादा इनर्शिया क्रिएट होगा, तो अनबैलेंस हो सकता है ट्रक। एक तो ये रीजन हो गया। और जब वो डीएक्सेलरेट होगा तो उसकी अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो डीएक्सेलरेशन भी क्या होगी, उसे डीएक्सेलरेट होने में भी उसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा ना। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास ज्यादा होगा, वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, तो मोमेंटम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए भी हमें उतनी फोर्स चाहिए। तो वो अनबैलेंस हो सकता है ब्रेक लगते टाइम, इसीलिए उसकी स्पीड लिमिट क्या रखी है, कम, क्योंकि हैवी लोड होता है ना ट्रक में, दैट्स व्हाई। चलो ये सेकंड लो समझ आ गया सबको? हाँ जी अरमान, क्या था सेकंड लो? खोलो खोलो नोट्स खोलो अभी आराम से। हाँ जी आप, ये तो था ही नहीं, ये तो कंफ्यूजन है। स्टेटमेंट क्या है? नाम क्या है आपका? हरजीत, आप बताओ स्टेटमेंट बताओ। हेलो, बताया था कुछ मोमेंटम से रिलेटेड। लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम में क्या फर्क है? मोमेंटम क्या होता है? पीछे वाले का क्या नाम है? ग्रीन पंख, राहुल बताओ मोमेंटम क्या होता है? अच्छा, और लीनियर मोमेंटम सेम होता है, और डेफिनेशन मोमेंटम की नहीं पता, कल आए थे क्लास में। सेकंड लॉ की डेफिनेशन स्टेटमेंट, सॉरी की कर दिए। हिंदी में बोलो। ये बोल रहा था, मैं समझी नहीं इसका मतलब, कैसे वेरी करेगा? ये तो मैंने बताया, ये तो रिलेशन है, ये तो रिलेशन मैं बता रही हूँ कि इनवर्स रिलेशन है। ये बोला था न्यूटन ने कि इनवर्स रिलेशन होगा, क्या बोला था न्यूटन? कि जो भी मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है। अब अगर फोर्स जीरो होगी, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है ये फोर्स जीरो है तो मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होने का मेन रीजन है वेलोसिटी चेंज होना।
तो अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो उस मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, है ना कबीर? देखो मुझे पूछ लो, है ना, क्या सर्च मार रहे थे, दिखाओगे सर्च हिस्ट्री? तो मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर फोर्स जीरो होगी तो मोमेंटम का चेंज भी जीरो होगा। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी मोमेंटम रह रहा है कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है इंपल्स। अंशुला क्लियर हो गया? एग्जांपल सेकंड लो। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक, हाँ जी, नेक्स्ट टर्म आती है इंपल्स। व्हाट इज इंपल्स? ठीक, क्या बोला था? बोलना तो बात। ठीक है, अभी तक आपने ये पढ़ा कि जब आप फोर्स लगा रहे हो तो मोमेंटम को चेंज होने के लिए क्या चाहिए? मोमेंटम को चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम लगता है मोमेंटम को चेंज होने के लिए। बट इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि मोमेंटम पे अगर बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली, लार्ज मैग्नीट्यूड वाली फोर्स लग रही है तो क्या होगा? लार्ज मैग्नीट्यूड वाली फोर्स लग रही है तो उसको टाइम नहीं लगेगा अपना मोमेंटम चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब आप बैट से बॉल को हिट करते हो, ठीक है, बैट से बॉल को हिट करोगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बॉल का मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। सामने से किसी और वेलोसिटी से आ रही है, जब आप उसको हिट करोगे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उस फोर्स को तो टाइम नहीं लगा, वो फोर्स को कुछ 0.1 सेकंड मान लो, 0.2 सेकंड मान लो, इतने में अप्लाई होगी, पर उसने बॉल के मोमेंटम को चेंज कर दिया। तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो उसको क्या चाहिए? टाइम नहीं लगेगा बॉडी की मोमेंटम चेंज करने में। ये बोला इंपल्स ने। फोर्स इनटू टाइम बोल सकते हो आप इंपल्स, जे से डिनोट करते हैं। और इंपल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। फिर आती है इंपल्सिव फोर्स। इस फोर्स को बोलेंगे हम इंपल्सिव फोर्स। फोर्स ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड एंड अप्लाइंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है बट बहुत थोड़े टाइम के लिए अप्लाई हो रही है, दैट इज इंपल्सिव फोर्स। पल्स क्या होती है? इंपल्स, ये जो नब्ज चलती है हमारी, ठीक है, पल्स चलती है, ठीक है, ये भी ऐसे चल रही है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कैसे हो रहा है? बीट की तरफ, बीट जो है हमारी, ठीक है, तो वैसे ही होता है। यहाँ पे भी क्या होता है? पलक झपकते चीज हो रही है। इंपल्सिव मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, बहुत छोटे टाइम में कोई चीज हो रही है तो उसको बोलते हैं इंपल्सिव। तो इंपल्स समझ गए कि बहुत ही थोड़े टाइम में आपने क्या किया? बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली फोर्स अप्लाई कर दी और उससे मोमेंटम चेंज हो। समझ आ गया? इंपल्स से याद रहेगा पल्स, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कोई चीज चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है? मोमेंटम। समझ गए? इंपल्स का एग्जांपल है जैसे कि कई बार हम जोर से गिरते हैं तो फ्रैक्चर आ जाता है बोन में, दैट इज ड्यू टू इंपल्स। जब आप नीचे गिरोगे जोर से तो क्या होगा? बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली, बहुत ज्यादा जोर से गिरोगे, बहुत ज्यादा फोर्स से गिरोगे तो एक झटका सा लगता है, ठीक है, और उस झटके की वजह से क्या होगा? मोमेंटम चेंज होता है, यानी कि हमारी जो बोन है उसमें क्रैक आता है, ठीक है। फ्रैक्चर इसी वजह से होता है, इंपल्स की वजह से। इंपल्स क्रिएट होती है ना जब बहुत ज्यादा फोर्स अगर आप एक झटके में लगा रहे हो ना, तो वो मोमेंटम को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चेंज कर सकती है, ठीक है। पर अगर आप आराम से फोर्स लगा रहे हो तो वो बॉडी के मोमेंटम को चेंज करने में क्या लगा देती है? टाइम लगा देती है। समझ गए? पर जैसे बैट से बॉल को मारो तो बहुत ज्यादा फोर्स से मारते हो, तभी तो एक झटके में बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाता है। समझ गए इंपल्स? और कोई एग्जांपल इंपल्स का?
कोई एग्जांपल? अच्छा हाँ जी, लोडिंग का गन किसका बोला? बोला शायद किसी मुझे कील पे थोड़ा मारना। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? Every action has equal and opposite reaction. Third law of motion. इम्पल्सिव फोर्स क्या है? जैसे एक झटका सा होता है ना, बहुत ज्यादा फोर्स आप एक झटके में लगा रहे, उस फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि बहुत ज्यादा है फोर्स, पर वो थोड़े टाइम के लिए रहती है। ठीक है, जैसे हमारी पल्स होती है, उसी से याद रखना है इम्पल्स। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसके एग्जांपल बताओ। इस कैमरा को थोड़ा इस तरफ करो, थोड़ा सा बस। गन फायर करते हैं तब क्या होता है? रिकॉइल ऑफ गन फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट वॉकिंग में क्या होता है? हाँ, हम सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं तो वही फोर्स हमारे पाँव पे लगती है। किसी को थप्पड़ मारना, स्विमिंग, ठीक है, बोटिंग, ये सारे क्या है? थर्ड लॉ के एग्जांपल। हाँ, बाउंस करती है वो, ठीक है, जब बॉल को आप किसी हाइट से गिराओगे वो बाउंस करेगी। बताओ एक और एग्जांपल जो किसी ने नहीं बताया हो। बता दिया। दीवार को धक्का मारती है, लगती है। अच्छा ये बताओ, जितनी फोर्स आप लगा रहे हो रिटर्न में उतनी ही फोर्स आपको मिलेगी? फिर क्यों बोला एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन? क्या एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे एक्ट करते हैं? क्या बोलो जोर से। अच्छा, अब बता, आर्म रेसलिंग, उसमें क्या होता है? ऐसा नहीं होता है, वो तो पर्सन के ऊपर, उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, वो नहीं होगा। हाँ जी, क्या बता रही थी मैं? क्या एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे एक्ट करते हैं? दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करें हमेशा? ये कभी हो सकता है सेम बॉडी पे एक्ट करें? हो सकता है सूजन सेम बॉडी पे एक्ट करें एक्शन और रिएक्शन? हो सकता है, कभी नहीं होगा, कभी भी हो सकता है, कभी कब हो सकता है? ताली मारने पे क्या होगा? किस पे? अच्छा, फोर्स लगाई किसने? हमने। एक हाथ में दूसरे हाथ पे लगाई, ठीक है, इसने एक्शन इस बॉडी पे दिखाया तो रिएक्शन इस बॉडी पे लगा, ये तो डिफरेंट होगा। सेम बॉडीज पे एक्ट करते हैं तो बताओ। यहाँ पे ट्राई कर लो, क्या तो सेम हो। नहीं, क्या ताली हो सकती है? तो कभी भी सेम बॉडीज पे एक्ट नहीं करेंगे एक्शन और रिएक्शन। आप किसी बॉडी पे एक्शन लगा रहे हो तो रिएक्शन फिर दूसरी बॉडी पे लगेगा। ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे हमेशा? एक्शन एंड रिएक्शन कैन कैंसिल ईच अदर एवरी टाइम? नहीं। जैसे फोम का एग्जांपल ले लो, स्पॉन्ज का एग्जांपल ले लो, जितनी फोर्स आप लगाते हो, गद्दे पे आप छलांग लगा रहे हो, जितनी फोर्स आप लगाते हो उतनी ही रिटर्न थोड़ी मिलती है, थोड़ी बीच में क्या हो जाती है? कम, क्योंकि वो क्या होता है? कंप्रेस होगा, एक्सपैंड होगा,
तो हमेशा जरूरी नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल करें, समझ गए? और ये हमेशा, मैंने कहा हमेशा नहीं होगा, ठीक है? इको हो रही है, ठीक है, एक एनर्जी जा रही है दूसरी टकरा के आ रही है, पर वो धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है, ठीक है, वो अलग है। पर हो तो उसमें भी यही रहा है, आवाज जैसे खाली कमरे में तो चलो रिवर्बरेशन होता है, किसी ओपन एरिया में आप बोलते हो तो आपकी आवाज टकरा के वापस आती है, ठीक है? तो आपकी जो साउंड एनर्जी आपने प्रोड्यूस करी दैट इज एक्शन, जो साउंड एनर्जी आपने सुनी रिटर्न दैट इज रिएक्शन, समझ गए थर्ड लॉ? अब थर्ड लॉ कैसे रिलेट करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा? रॉकेट इंपल्शन थर्ड लॉ का एग्जांपल है, ठीक है? जितनी जो कंबशन है, गैस है, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी उतनी ही उसकी थ्रस्ट पर फोर्स लगती है। अब रिकॉइल ऑफ गन भी इसी तरह से, रिकॉइल ऑफ गन में क्या होता है? बुलेट अगर आगे जा रही है, गन पीछे की तरफ आएगी, क्या दोनों सेम जिस वेलोसिटी से बुलेट गई थी उसी वेलोसिटी से गन पीछे आएगी? गन का मास ज्यादा होगा, ठीक है, मास देखा जाए तो गन का ज्यादा होगा और वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? बुलेट की ज्यादा होगी। बट हमने तो कहा एक्शन और रिएक्शन, जितना एक्शन करोगे उतना रिएक्शन मिलेगा। यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं है कि थोड़ी सी फोर्स कम हो रही है, ठीक है, फोर्स भी कम नहीं हो रही, कंप्रेस नहीं हो रहा है, फिर एक्शन और रिएक्शन क्या होना चाहिए? बराबर, यानी कि जितना इस बॉडी का मोमेंटम है उतना ही गन का मोमेंटम भी होना चाहिए। बुलेट और गन दोनों का मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है? जितना एक्शन है उतना ही अगर रिएक्शन मिल रहा है तो दोनों का मोमेंटम सेम होना चाहिए। फिर सपोज करो बुलेट का मास है 20 ग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड, और गन का मास है 20 kg, तो गन की वेलोसिटी क्या होगी? कितनी होगी वेलोसिटी? 0.3, ठीक है, 20 into 0.3 is equal to 20 ग्राम को केजी में करना पड़ेगा 0.2 into 300, ठीक है, 20 का 0 हाँ 1000 है, 0.02 into 300, तो
तब दोनों का मोमेंटम सेम हो जाएगा। मोमेंटम सेम होने का मतलब है मोमेंटम रह रहा है, मोमेंटम क्या है, कंजर्व, कंजर्व हो गया ना। कंजर्व होने का मतलब क्या है, चीज का सेम रहना, जितनी है उतनी रहना, तो मोमेंटम कंजर्व हो गया। एक तो इस तरीके से मोमेंटम कंजर्व रहता है, और दूसरा तरीका क्या है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तब मोमेंटम का चेंज जीरो था। अभी पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। इस केस में भी क्या रहता है, मोमेंटम कांस्टेंट। बट अगर फोर्स लग रही है तो दो फोर्सेस लग रही है, एक एक्शन के लिए और दूसरी रिएक्शन के लिए, तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पता लगता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। अब जब दो बॉडीज टकराती हैं, कोलिजन होता है, जैसे आपने बॉल को लिया और दीवार पे फेंका तो दीवार से टकरा के वापस आएगी बॉल, उस केस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। चीज याद रखो, कोलिजन में हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन है और इनइलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक इनइलास्टिक पढ़ेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी भी आती है इसमें, बट याद रखना कभी भी कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम रहता है कंजर्व। ठीक है, समझ गए, क्या समझे? बोलो, क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया, चुप बैठे हो। थर्ड लो आ गया समझ में? किसको आ गया थर्ड लो? नहीं आया, चलो किसको आ गया, आपको आ गया, उसको समझाओ। थर्ड लो स्टेट करो। सेकंड लॉ किसको समझ आ गया? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन रणदीप? तभी तो मैंने पूछा, आपको तो नहीं आया ना समझ, तभी तो पूछ रही हूँ क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट भी नहीं आई समझ, थोड़ी थोड़ी कितनी आई? वो तो पहला आया है। चलो एक बार स्टार्टिंग से सुनो, ठीक है। फर्स्ट लॉ, अच्छा कितनी फंडामेंटल फोर्सेस प्रेजेंट है हमारे नेचर में, कौन कौन से? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सुनो मेरी बात, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में बताया, सेकंड में उसने फोर्स की वैल्यू बताई, ठीक है, और थर्ड में उसने दो फोर्सेस के बारे में बताया। तो फर्स्ट में उसने बताया दैट बॉडी जो है अपनी इनिशियल स्टेट में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। फिर लॉ ऑफ इनर्शिया अलग है, फर्स्ट लॉ के अंडर आता है पर वो अलग है, ठीक है। जब फर्स्ट लॉ पूछा जाता है तो लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं बताना है। लॉ ऑफ इनर्शिया ने ये बोला, देखो क्या हो रहा है, बॉडी ना ठीक सी है, ये समझ लो कि पहले तो उसको अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना, फिर हम पोजीशन चेंज करने के लिए उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो सामने से क्या कर रही है, अपोज कर रही है। जैसे होता है ना सुबह उठने का मन नहीं होता, फिर कोई आपको उठा रहा है, फिर आप उसको भी अपोज करते हो, पहले तो आप ढीठ हो जो उठ नहीं रहे हो, फिर जब आपको उठाया जा रहा है तो आप और ज्यादा ढीठ बन जाते हो मना करके। वैसे ही बॉडी है, उसको अपनी इनिशियल स्टेट चेंज नहीं करनी है, इसलिए उस पर हमने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाई। जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो वो और ज्यादा ढीठपन दिखा रही है, वो कह रही है कि मेरे मास को टाइम चाहिए चेंज होने के लिए,
एकदम से मैं स्टेट चेंज नहीं कर सकती, जैसे होता है एकदम से नहीं उठ सकते हम, रुको 5-10 मिनट उठते हैं, वही चीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बॉडी को टाइम चाहिए अपनी स्टेट चेंज करने के लिए ड्यू टू इट्स मास, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ में फोर्स रिक्वायर्ड है चेंज करने के लिए स्टेट, और सेकंड में सॉरी लॉ ऑफ इनर्शिया में बोला कि टाइम भी चाहिए फिर स्टेट चेंज करने की, सडन चेंज नहीं कर सकती। अगर सडन चेंज करने की कोशिश करोगे तो बॉडी क्या दिखाएगी, अपोजिंग फोर्स दिखाएगी। अपोजिंग फोर्स दिखाने का रीजन है उसका मास, उसके मास के जो पार्टिकल्स है यानी उसकी बॉडी के जो पार्टिकल्स है उनका जो मास है उसको टाइम चाहिए होता है अपनी स्टेट चेंज करने के लिए, समझ गए। अब जैसे आपने बहुत ये चीज देखी होगी, एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर पेपर है, उसके ऊपर सिक्का रखा है, तो जब पेपर को मूव करते हो सिक्का वहीं पे रहता है, फिर ग्लास में गिरता है, पेपर के साथ सिक्का तो बाहर नहीं आता है ना, ये वाली चीज देखी है। तो क्या हो गया, रेस्ट लॉ ऑफ इनर्शिया आ गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ दैट पॉइंट, तो वो रेस्ट में ही रह गया। ठीक है, उसको टाइम चाहिए था अपनी स्टेट, अगर आप आराम आराम से खींचते उस पेपर को तो सिक्का भी साथ में आ जाता, बट आपने एक झटके में उसको खींचा तो उसको टाइम नहीं लगा अपनी स्टेट चेंज करने के लिए, तो वो रेस्ट पे रह गया और ग्लास में गिर जाता। ठीक है, समझ गए, प्रैक्टिकल चीज है ना ये, तो करके देख सकते हो आप। ओके, फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स के बारे में पता लग गया कि फोर्स चाहिए एक एक्सटर्नल फोर्स। सेकंड में बताया कि वो फोर्स करेगी क्या, फोर्स लगा दी आपने बॉडी पे पर वो करेगी क्या, वो फोर्स क्या करेगी, उस बॉडी को उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगी, वेलोसिटी को या तो बढ़ा देगी या कम कर देगी, और वेलोसिटी चेंज होने से बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। समझ आया सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि जब आप फोर्स लगाते हो बॉडी अपनी वेलोसिटी को या तो बढ़ाएगी या कम करेगी, तो वेलोसिटी चेंज होने से बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। ये आ गया सेकंड लॉ। थर्ड लॉ में क्या बोला, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो वो भी उतनी फोर्स आपके ऊपर लगा चाहिए। क्लियर, अब समझ आ गया सब, ये किसी को अब भी नहीं आया हो तो बोलो, किसको नहीं आया, रेज योर हैंड्स। आ गया सबको समझ, पक्का रणदीप आ गया समझ, क्या सेकंड लो बताओ मुझे। बुकिश लैंग्वेज नहीं, वैसे बताओ क्या समझ आया। वेलोसिटी चेंज होने से क्या चेंज होगा, मोमेंटम, और इस सब का रीजन क्या है, फोर्स, ये बोला, समझ गए। तो फिर फोर्स की वैल्यू पता लगी हमें, दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, वहां से निकल के आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन क्लियर हो गया ना। अब इनके क्वेश्चंस कर सकते हो आप। पहले मुझे बताओ फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स है, किस तरह की अपोजिंग फोर्स है, देखो फ्रिक्शन है जो बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश करती है, एक ऐसी अपोजिंग फोर्स है, अगर बॉडी मोशन में है या फिर रेस्ट में है, हर टाइम क्या करेगी, रेस्ट में है तो उसको मोशन में आने से रोकेगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो उसको आगे बढ़ने से रोकेगी, यानी चीजों को मूव करने से रोकना फ्रिक्शन का काम। मूव करवाने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाते हैं, तो फ्रिक्शन भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है उनको रोकने के लिए। ठीक है, फ्रिक्शन के लिए बॉडीज का क्या मोशन में होना जरूरी है, स्टेशनरी बॉडीज में भी फ्रिक्शन हो सकता है अगर उनके अंदर एबिलिटी है मूव करने की, टेंडेंसी टू मूव। अब मुझे बताओ, दो सरफेसेस का कांटेक्ट में होना जरूरी है फ्रिक्शन के लिए। मैंने पढ़ाया था कल ही कि फ्रिक्शनल फोर्स है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब है बॉडीज पे कब अप्लाई होगी, जब बॉडी कांटेक्ट में होगी। अब सरफेस है, सरफेस पे ये चेयर रखी हुई है, तो ये चेयर और सरफेस दोनों कांटेक्ट में है। ठीक है, अगर ये हवा में है तब तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा ना, यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो ये कांटेक्ट में अभी तो रुकी हुई है, पर इसके अंदर टेंडेंसी है ना मूव करने की,
कि बाद में चाहे तो मूव कर सकती है, अभी चाहे रुकी हुई है, ठीक है। और कुछ बॉडीज होती है जो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, जैसे गाड़ी चल रही है, ठीक है, आप किसी बॉल को फेंक रहे हो, वो चल रही है नीचे सरफेस पे, ठीक है। ये जो बॉडीज मूव कर रही है उनके बीच में तो फ्रिक्शन हो गई, हम चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पाँव में फ्रिक्शन लगेगा। जैसे होता है ना कई बार फर्श पे अगर वो ऑयल गिरा है या फिर आपका डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट वाला पानी है, फिसलन है, या फिर बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस है, तो पाँव फिसलता है, बार बार फिसल जाते हो ना, किस वजह से? फ्रिक्शन थोड़ी फिसलने देता है, ठीक है, फ्रिक्शन तो फिसलने से बचाता है। हाँ, फ्रिक्शन का मतलब है कि दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में है और उनमें से एक या तो चल रही है या दोनों चल रही है या एक के अंदर कैपेसिटी है मूव करने की। अब वैसे तो दीवार और ये फ्लोर भी कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है इनके बीच में फ्रिक्शन होगा, या हो सकता है वॉल और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों क्या है, स्टेशनरी है, दोनों मूव नहीं कर सकते। मैंने कहा एक बॉडी के अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए मूव करने की। ये स्टैंड है, ये चेयर है, ये जितने भी यहाँ पे बेंचेस रखे हुए हैं, आप लोगों को, आप सबके अंदर टेंडेंसी है मूव करने की, तो आपके और सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। बट ये दीवार नहीं हिल सकती, कितनी भी फोर्स लगा लो, ठीक है, या तो गिर जाएगी, है ना। ऐसा थोड़ी कि हाँ आज कमरा छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा वो कर दो, बड़ा कर दो, आज बड़ा लग रहा है इसको छोटा कर दो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, मूवेबल नहीं है ना, ठीक है। तो इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, मोशन का होना जरूरी है या फिर मोशन करने की एबिलिटी होना जरूरी है। तो जैसे कि अगर आप, मैं इस चेयर को आगे की तरफ धक्का दे रही हूँ, तो फ्रिक्शन क्या हो गया, ये जो फ्लोर है इसकी अपोजिंग फोर्स इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करती है, इसको रोकने की कोशिश करती है, समझ गए। फ्रिक्शन की कितनी टाइप्स हैं? अच्छा, मैं बता रही थी कि फ्लोर पे हम फिसल जाते हैं बार बार क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लग पाता है, दोनों बॉडीज के बीच का कांटेक्ट कम हो जाता है। जो बहुत खुरदरा सा सरफेस है ना, तो ऐसे पांव रगड़ रगड़ के चलते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो फ्लोर ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है, जितना ज्यादा कांटेक्ट में आएगा उतना ज्यादा हमें आगे बढ़ने से रोकेगा, यानी उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी। बट जब उस पे वो थोड़ा ग्रीसी हो गया, ऑयली हो गया, स्मूथ हो गया, तो हमारा पाँव और फ्लोर लेस कांटेक्ट में आते हैं, उनका कांटेक्ट क्या हो जाता है, थोड़ा कम, कांटेक्ट कम हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हो जाती है कम और हम फिसलते रहते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, ये चल पाते, चल पाते तो क्या होता, कितना दूर गिर जाना से तो क्या होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता रमन, बॉडी को स्टॉप करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? दो। अमृता, कितनी टाइप्स होती हैं फ्रिक्शन की? पूर्वी, प्रिया, गुरविंदर, अंशुला, अमृता, समझ आ गए लॉज ऑफ मोशन? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं बचता? नो मैम। फ्रिक्शन को कल करते हैं, अभी आप लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन करो, 1 मिनट वेट। काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब एक चीज बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये कहां पे एक्ट करेगा? स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है स्टेशनरी, हाँ ठीक है। अभी ये रुकी हुई है चीज, तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगा है ना,
ठीक है, रजिस्ट करने के लिए बॉडी को एक पोजीशन होल्ड करने के लिए भी तो फोर्स चाहिए, वरना गिरती नहीं रहती। ठीक है, जो बॉडी को मोशन शुरू करने से रोक रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, जब बॉडी मूव कर रही है। काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो तरह का होता है, रोलिंग और स्लाइडिंग। स्लाइडिंग ज्यादा है या रोलिंग? स्लाइडिंग में क्या होता है, किसी चीज को ऐसे रगड़ते हुए लेके जाना ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर उसके नीचे छोटे छोटे टायर्स लगे हैं तो थोड़ी सी फोर्स लगाओ, तो यानी रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। क्योंकि देखो टायर क्या है, ऐसे राउंड है तो लेस कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस के, बट जब ऐसे एक किसी सरफेस को आप रगड़ते हुए लेके जा रहे हो वो ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है, इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, रोलिंग कम है। किसी चीज को मैंने स्टार्टिंग में भी पूछा था, धक्का देना इजी है या उसे खींचना इजी है? खींचना। क्यों? खींचना क्यों इजी है? बताओ। क्वेश्चन लेके आते हैं, मन में सोचते हैं।
अपने नाम भी ट्रेन कर दो। इसका नाम ए से पहले वो बताओ। अमन, किसी लड़की का नाम है ए से। आरजू, एक एक करके बोलो। लड़कियों में और किसी का नाम भी है ए से। अमन, अमन, अभिषेक कौन है? अभिषेक, ये क्या चीज है? अमन का नाम आपने बोला और उसने अभिषेक बोला। क्या है आपका नाम? अरे आपका नाम क्या है? दोनों का नाम अभिषेक है। सारी जनता बोल लो। अमन, अरमान, अर्नब, आर्य, और किसी का नाम ए से? अर्श। बस। बी से? बी बी बोल। टी से? अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी तो है। अंशुला, आप लोग भी बोलो ना अपना नाम। अंशुला, यस मैम। ठीक है। अमृता, यस मैम। और कोई है ए से? नहीं। बी से किसी का नहीं है। डी से किसका है? देवेंद्र और दिवांशु और बस। दीक्षा तो नहीं है कोई क्लास में? जी, गुरविंदर, यस मैम। मैम डी पर एक ऑनलाइन स्टूडेंट भी है, धर्मवीर। धर्मवीर, यस मैम। मैम ही इज एब्सेंट टुडे। राहुल, शीट्स प्रिंट हो गई होंगी, ले आओ। जाओ कबीर आप। हाँ जी, गुरजीत, गुरजीत, और किसी का नाम है जी से? गुरजीत, काली भगवानी। अच्छा, जी से तो नहीं है किसी का नाम हो? गुरजीत है कोई ना? गुरविंदर, गुरजीत नहीं है कोई? फिर हरजीत, आय से है कोई? ऐसे ही ओ हिमांशु, ऐसे पाटे और तो नहीं ऐसे किसी का नाम? बोलो, आपका तो लिख दिया। आय से इतनी हुई अभी, सर्कुलेट कर दो। ये शायद दो दो है ना? हाँ, स्टेपलर है। हिमानी, फिर हो गया। जे से नहीं है किसी का, आगे बढ़ो। कीर्ति, जे से और किसी का नाम है? कार्तिक है कुछ? त्रिश, करण, कनक, कनक, ये कनक सुन के हुआ था ना? कनक की खनक, कनन, कनक लिखा हुआ था आपका नाम तो। कनन, और कहीं से किसी का नाम है? हाँ, कबीर।
कैहलीन और कैहलीन, हाँ ये लिखा है कैहलीन, और कोई केस है नहीं है? एम, एम से किसका नाम? मनप्रीत। और कोई किसी लड़के का नाम है? मनदीप, मानव। एन से किसी का नाम? निश्चल का मतलब क्या होता है? जो चल ना सके। स्टैटिक। एन नम्रता। और कोई एन से? ओ से तो नहीं किसी का नाम? टी से? मैम पूर्वी। पूर्वी, प्रिया और प्रवीण, पाहुल, प्रीत। और कोई पी से? नहीं है। आगे बढ़ो, पी के बाद क्या आता है? क्या? आर से किसका नाम है? रमन, रणदीप, रमन, रणदीप। और कोई? राहुल और सृष्टि। और ऐसे शुभंकर, सुशांत। और ऐसे किसी का नाम? सुजन। और कोई एस से बचता हो? कलवीन। बिगाड़ दिया आपने मेरा ना पूरा। हाँ जी, क्या हुई? सिमर और फिर और तो नहीं है कोई ऐसे? लिख दिया। कलवीन और कोई टी से? किसका नाम नहीं आया अभी तक? विशाल। यू से तो नहीं है किसी का नाम? बस सबका नाम आ गया। और तो हो गया। चलो किस किस को शीट मिल गई? सर्कुलेट कर लो इनको। ऑनलाइन में फोटो भेज दी। ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर भेज दो जिसके पास है शीट। किसको शीट मिल गई, किसको नहीं मिली? एक्स्ट्रा है, ग्रुप में भेज दो कोई एक। कितने बच्चे बच गए? बेटा ग्रुप में चेक कर लो, आपको क्वेश्चंस मिल गए, उनको सॉल्व करना शुरू करो। ओके मैम। ये लो, ले जाओ जिसको नहीं मिला। चार
प्लीज की तरफ दे दो जितने बचे हैं Here. कितने बच गए कितने लोग बच गए 3 आ जाओ स्टाफ रूम में ना ले जाओ